नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और इस वक्त मेरी उम्र 69 ईयर्स की है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स की पीढ़ी को मिला के 4 पीढ़ियों का अनुभव देखा है। इन पीढ़ियों में मैंने अच्छे बुरे, ऊंच नीच, भूल चूक सब कुछ देख लिया और उन्हीं का निचोड़ मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है लाइफ एक नई नज़र से, और इसका टारगेट एज ग्रुप जो है वो 25 से 45 साल के नौजवानों का। ये टारगेट ग्रुप मैंने इसलिए रखा है कि इसी उम्र के बीच में नौजवानों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, शादी हो जाती है और फिर अगली पीढ़ी की प्लानिंग भी वो कर लेते हैं। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि इस पूरी पीढ़ी में ये पूरा मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है, और जब ये बिगड़ा हुआ है तो हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, ये भी ऑटोमेटिक बिगड़ा ही हुआ है, क्योंकि इन चारों चीज़ों का आपस में संबंध है और पूरी जद्दोजहद लाइफ की नौजवानों की वहीं लगी हुई है और उस वजह से उनको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, और जिसमें सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है। मैं उससे बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन हमसे चूक ये हो जाती है कि हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमें देखना क्या है, सुनना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या चीज़ शेयर करनी है, और इसमें हमारा बहुत सारा समय निकल जाता है। जबकि उसी सोशल मीडिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने अपने पूरे जीवन में और ख़ासकर पिछले 15 सालों में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं अपने प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि मुझसे भी कुछ हो रही हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और उनको मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया। लेकिन मैं 20 और 45 साल की उम्र के नौजवानों पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? हो सकता है आप लोगों में से कुछ पेरेंट्स भी हों। 20 से 30-35 साल की उम्र में आदमी एडेप्टेबल होता है, हम सीखना चाहते हैं, हमारी एडेप्टेबिलिटी बनी रहती है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पोजीशन पे होते हैं। धीरे धीरे जब ये उम्र बढ़ने लगती है तो फिर हम चीज़ों को नकारने लगते हैं, या अरे ठीक है यार, अब जो हो गया चलने दो, कोई बात नहीं। तो वो रवैया अपनाना खतरनाक है, हमारे लिए भी और हमारी पीढ़ियों के लिए भी, हमारी जनरेशन के लिए भी। शादी ब्याह के मामलों में भी मैंने देखा है कि उम्र बहुत बिगड़ती चली जा रही है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी हैं, मैंने लोगों से जिनसे मैं कंसल्टेंसी करता हूँ उनके साथ भी यही अनुभव है। तो ये पूरा खेल जो है ये कम्युनिकेशन पर जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि ये जो कम्युनिकेशन है ये वो किससे होना चाहिए? ये कम्युनिकेशन सबसे पहले हमारा हमसे होना चाहिए, और ये मैंने एनएलपी से सीखा है। मैं इंडिया के टॉप ट्रेनर से मैंने ये ट्रेनिंग ली है अपने फ़ायदे के लिए, और जब मुझे उसका कुछ फ़ायदा दिखा तो मैं इच्छा है मेरी ये कि लाइफ एक नई नज़र के ज़रिए लोग मुझसे जुड़े और उन तक मैं ये अपनी बात रखूं। लेकिन उससे भी पहले हेल्थ एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सबको पता है आज किस तरह के हादसे हो रहे हैं। किसी भी उम्र में कुछ भी हो रहा है जो कि पूरे परिवार को तोड़ देता है। अभी अगर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के बेटे की कम उम्र में हादसे में जो भी है उनकी डेथ हो गई। तो हेल्थ का मतलब केवल फिज़िकल हेल्थ नहीं होता है, उसकी बजाय अगर हम मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो फिज़िकल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाती है। और मेंटल हेल्थ किस तरह से ठीक होती है? केवल सोचने के तरीके से। और ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि वहाँ से फिर सारी चीज़ें अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी। मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश पे भी कमांड माशाल्लाह ठीक है। तो आप किसी भी मीडियम में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, किसी में भी आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। अब एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जो नौजवान हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की एक-एक बात को ज़रूर फ़ॉलो करें। हालाँकि वो बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन किसी एक आदत को जो वो आपको बताते हैं, वो ज़रूर फ़ॉलो करें। आँख बंद करके फ़ॉलो करें। मैंने किया है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अपना काम खुद करना चाहिए और मैं उसे आज तक करता हूँ। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि वो आदत बन गई तो आज भी करता हूँ। मैं एक गिलास पानी के लिए भी अपने बच्चों पे या अपनी वाइफ़ पर कभी डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ। जब भी ज़रूरत होती मैं खुद जाके उठा लेता हूँ, ताकि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता हूँ। हालाँकि वो मेरी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी की आदत थी कि वे अपनी किसी भी ज़रूरी चीज़ों को, पेन हो, फाइल हो, नोटबुक है या और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो अपने हिसाब से अपनी जगह पर रखते थे और वो भी किसी को अ, उन्हें ढूँढना होता था तो वो किसी की मदद नहीं माँगते थे, तो अँधेरे में उसे ढूँढ लेते थे। मैं भी यही करता हूँ। तो हो सकता है कि आपके माँ-बाप भी आपको कोई एक ऐसी बात बताएँ, जो आपको ऐसा लग रहा हो अभी कि यार इससे क्या होता है? लेकिन यकीन मानिए कि उससे ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ कम्युनिकेशन की, अगर मैं एक छोटी-सी टिप आपको दूँ, हमारा ज़्यादातर समय मोबाइल पे गुज़रता है और हम फ़ोन पे बात करते हैं। लेकिन अगर किसी ने फ़ोन पे हमारे कॉल का जवाब नहीं दिया और जब उससे अगली बार बात हुई तो हम तुरंत ये कह देते हैं कि यार तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? प्लीज़, प्लीज़ ये गलती कभी मत करिए। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा तो सबसे पहले वो ये कहेगा कि उसने आपसे बात क्यों नहीं की। वो कोई ना कोई कारण ज़रूर बताएगा, 101%। हो सकता है उसकी माँ बीमार हो या वो हॉस्पिटल में किसी आईसीयू में किसी पेशेंट को देखने गया हो या व्हाटएवर, वो ज़रूर बताएगा। इससे ये होगा कि आप शर्मिंदगी से बच जाएँगे और अगली बार आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, ये मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ। क्योंकि मैं पिछले 17 सालों से भी ज़्यादा से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और यकीन मानिए मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। हो सकता है कोई वजह हो। हम परसेप्शन बनाना जो शुरू कर देते हैं वो गलत हो जाता है कि अब ये इतना बड़ा आदमी होगा कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और न जाने क्या-क्या। ये बातें हमें स्ट्रेस करती हैं। इसको अवॉइड कीजिए, यहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है। दूसरी बात, शायद तीसरी बात, आज मैंने देखा है कि अंग्रेज़ी सीखने का लोगों में एक बड़ा शौक है, चलन है, अच्छी बात है। एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है और सीखना भी चाहिए। उसके लिए कई ऐप्स हैं, कई कोचिंग क्लासेस हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और सीखते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ना तो कोई कोचिंग क्लास थी और ना कोई ऐप्स होते थे और मैंने तो 6वीं क्लास के बाद ही एबीसीडी लिखना शुरू किया, पढ़ने की तो बात दूर थी। लेकिन माशाअल्लाह अंग्रेज़ी ठीक-ठाक है। तो मैंने कैसे सीखा या मेरी मदर ने मुझे क्या बताया? सबसे पहली बात मेरी मदर ने ये बताई थी कि इंग्लिश आपको इसलिए नहीं सीखना है कि आपको दूसरों पर इम्प्रेशन बनाना है या दूसरों पर रौब गाँठना है। उन्होंने ये कहा था कि हिंदी की तरह अंग्रेज़ी भी एक कम्युनिकेशन की भाषा है, इसे आपको सीखना चाहिए। मैं 3 काम करता था जिनमें से आप फ़ॉलो कर सकते हैं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। पहली बात, आपके घर पे डिक्शनरी होगी, रोज़ एक पेज खोलिए, कोई भी एक पेज हो, उसमें से कोई एक शब्द ढूँढिए और उसका हिंदी का अर्थ आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, किसी अखबार में या मैगज़ीन जो आपके पास इंग्लिश की हो या जहाँ भी आपको मिले, केवल एक पैराग्राफ उसका पढ़िए। केवल एक पैराग्राफ, मुश्किल से 2-4 मिनट लगेंगे। हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, पढ़ने में दिक्कत हो, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें कोई एक ऐसा शब्द होगा जो आपको कठिन लग रहा है, उसे आप नोट करके डिक्शनरी में उसका मतलब ढूँढ लीजिए। तीसरी बात, कॉमिक्स पढ़िए, बच्चों की जो कॉमिक्स आती हैं। मैं 40 साल की उम्र तक कॉमिक्स पढ़ता था। मज़ा भी आता था और दूसरे कम्युनिकेशन भी बढ़ती थी। आप अपने फ़ेवरेट स्टार्स की इंटरव्यू सुनिए, कमेंटेटर की सुनिए, कोई पॉलिटिकल लीडर है उसकी अंग्रेज़ी सुनिए, आपको मज़ा आएगा और धीरे-धीरे आपका कमांड बढ़ने लगेगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई,
इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपको फ़ायदा होगा। जाते जाते इसके पहले कि मैं आपसे दोबारा मिलूं, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा और सभी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबकी अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आने वाली जनरेशन को, या जो जनरेशन अभी जन ज़ेड है, उसे हम एक नई दिशा दें, एक नई डायरेक्शन दें, सोचने का एक नया तरीका दें, ताकि वो एक खुशहाल जीवन जिएं। आप मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। और जितने लोगों तक आप इसे शेयर करेंगे, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी श्रद्धा के हिसाब से, आपको पर कोई दबाव नहीं है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप मेरी मदद करके इस मिशन को आगे बढ़ाने में भागीदार बन सकते हैं, तो दिए गए क्यूआर पर आपसे जितनी मदद हो सके, जितना डोनेशन, जितना आप मुझे सहयोग कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी शेयर और लाइक भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, इतना ही आज के लिए। अगली बार मिलने से पहले आप सभी को नए साल की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। थैंक यू।